राधे राधे। आवाज क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग। राधे 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 राधे। सभी को आवाज क्लियर है ना इसमें? चलिए। चलिए बाकी लोग भी आ जाए। राम राम। राधे 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 सभी को। राधे राधे भैया। क्वालिटी बढ़ाइए भैया, वहाँ क्वालिटी का ऑप्शन होगा एक, वहां से आप जो है इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है। वहां से आप लोग जो है उसको चेंज कर सकते हो। सभी को शो हो रहा है ना? चलिए पॉलिटी स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग जो है। ठीक है। और पॉलिटी में जो आपका पहला चैप्टर रहने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उस पॉलिटिक्स को लेकर के जो अप्रोच है, ठीक है ना, जो अलग अलग दृष्टिकोण है पॉलिटी को लेकर के, उनके बारे में आज हम लोग इसमें पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम आप लोग डाल सकते हो। फर्स्ट चैप्टर रहेगा आप लोगों का भारतीय राजनीति के। फर्स्ट चैप्टर डालिए अपना। चैप्टर नंबर 1 रहेगा भारतीय राजनीति के। भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। डालिए अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स।
याद रखना, जहां हम लोग इस पॉलिटिक्स में अलग अलग दृष्टिकोणों की जब बात करते हैं, और आप लोग ये भी जानते हो कि जो हमारा इंडिया है या जो हमारा भारत है, भारत क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि एक लोकतंत्रात्मक देश है। हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण लोकतंत्रात्मक, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक देश है। हमारा इंडिया क्या है, एक लोकतंत्रात्मक देश है। क्योंकि अगर हम लोग इस मानव सभ्यता को उठा करके देखें या मानव सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो 5,000 वर्ष से भी पुराने इतिहास को उठा करके देखा जाए तो कहीं भी और कभी भी, यानी कि एक इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रयोग नहीं चला, जैसा कि भारत में जब स्वाधीनता मिली, स्वाधीनता के बाद से चल रहा है। यानी कि जन समुदाय के बारे में हम लोग बात करें या जनतंत्र के बारे में बात करें या जनतंत्र के एक परिप्रेक्ष्य से बात करें, तो भारत की जो महत्वता है और उस महत्वता को महसूस करना पश्चिम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि एक विद्यालय है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टेक्सास विद्यालय, या हम लोग कह सकते हैं कि जो टेक्सास महाविद्यालय है, जो टेक्सास विश्वविद्यालय है, और टेक्सास विश्वविद्यालय, इसके प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर रोस्टो, डॉक्टर रोस्टो। उन्होंने एक बात कही थी पॉलिटिक्स को लेकर के, डॉक्टर रोस्टोव ने, कि भारत केवल स्वयं की दृष्टि से ही एक महत्वपूर्ण देश नहीं है, बल्कि समस्त विश्व में लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। या हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने, जो रोस्टोव थे, उनका कहना यह था कि दूसरे महायुद्ध के बाद की जो सबसे आश्चर्यजनक घटना है, भारत में लोकतंत्र को कायम करना है। क्योंकि जो थॉम्पसन हुए थे इतिहासकार हमारे एक, और उनका एक ये था, गौर करने लायक बात थी उनकी, कि भारत केवल स्वयं की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। और ऐसी जब सिचुएशन की बात आती है, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत कभी दोबारा से निरंकुश जो परिस्थितियां हैं, अगर उनमें जकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, या उसके अधीन हो जाता है, तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी पराजय साबित हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लास्ट के विगत वर्षों के समय को उठा करके देखें और लगभग 68 साल के समय को उठा करके देखा जाए, तो भारत में जो संवैधानिक शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत देखा जाए तो लोकतंत्रात्मक राजनीति का प्रयोग चल रहा है। और भारत की जो गणना है वो तीसरे विश्व के राज्यों में, अर्थात विकासशील देशों की श्रेणी में की जाती है। लेकिन आमतौर पर देखने को ये आता है कि तीसरे विश्व के निबोधित या नवोदित स्वतंत्र राज्य या जो कुछ मामले हैं उनमें अपने को उससे भी अधिक नया मानते हैं। भाई, जितने कि वे वास्तव में होते हैं, और कुछ मामलों में जितने पुराने होते हैं उससे कहीं अधिक पुराना मानते हैं उसको। क्योंकि भारत की ये एक क्वालिटी रही है, एक विशेषता रही है कि वो जो है निरंतरता और जो परिवर्तन होता है उनके बीच तालमेल बैठाने का एक अभ्यस्त है, या पुरातनता है, या नवीनता है। यानी कि दोनों प्रकार के जो स्वप्न है उनके एक तरीके से बंधन से मुक्त रहा है ये हमारा भारत जो है। क्योंकि भारत में राजनीति मेनली देखोगे तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की एकता, इनको बनाए रखने की राजनीति है। क्योंकि आप लोग किसी भी परिवर्तन को देखिए और उस परिवर्तन को इस नजरिए से देखिए कि उससे राष्ट्र की एकता को कितना बल मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा।
क्योंकि राजनीतिक स्थिरता का अगर की देखा जाए, एक चाबी देखी जाए, कुंजी देखी जाए, तो सामाजिक व्यवस्था रही। और सामाजिक व्यवस्था वो क्या हो रही है, बदल रही है, समय समय पर विखंडित हो रही है। क्योंकि भारतीय नेताओं के सामने ये चुनौती है कि टूटती हुई जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी जगह पर नई संस्थाएं स्थापित की गई, बिल्कुल भी नहीं की गई। और यदि मान के चलिए कोई हमें अवसर दिए जाए, नए अवसर, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि नए अवसर बिल्कुल नहीं दिए गए, नई मान्यताएं हैं या ही जो मूल्य है उनकी स्थापना भी नहीं की गई। तो राजनीतिक विकास के हम लोग कह सकते हैं कि रुकावट में अवरुद्ध होने के साथ साथ जो राजनीतिक व्यवस्था है वो टूटने की स्थिति में कभी भी आ सकती है। लेकिन यहाँ हमने एक चीज देखी, चैप्टर का नाम जैसे कि अलग अलग दृष्टिकोण। तो यहाँ बात अगर हम लोग करें कि जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है इस दृष्टिकोण का पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि अप्रोच का मीनिंग क्या है। जो अप्रोच है उसका मीनिंग क्या है, क्या है ये। देखिए, दृष्टिकोण एक नजरिया होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, एक उपागम होता है जिसके अंतर्गत समस्या हो सकती है, भाई प्रॉब्लम्स हो सकती है अपनी। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रश्न भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी ले सकते हैं हम लोग, जो है प्रश्नों को भी इसमें रखा जा सकता है। या जो प्रश्न है उनके चुनाव में जो कसौटियां प्रयुक्त की जाती हैं या जो अनुसंधान है उनके लिए जो आधार लिया जाता है, जो सामग्री ली जाती है, वो आ सकता है। या हम कह सकते हैं कि जो अप्रोच होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो मानकों का एक समूह होता है और जिसके आधार पर जो हमारे सैद्धांतिक जो विचार विमर्श होते हैं उसके लिए प्रश्न या जो आधार सामग्री है उसको लेना या फिर उसको छोड़ना, ये सब निर्णय इस अप्रोच के अंतर्गत किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी घटना हो और उस घटना के अध्ययन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि काफी दृष्टिकोण हो सकते हैं। और जब किसी दृष्टिकोण की बात आती है तो जितने भी हमारे पास जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, उनको अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। और जिस घटना के बारे में विचार किया जाता है तो उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से की जाएगी जिसका अप्रोच लिया जा रहा है। लेकिन जो ये अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, इसकी जो सेकंड स्टेज बन जाती है, जो अगला चरण इसका बन जाता है दृष्टिकोण का, अप्रोच का, वो होता है थ्योरी का, सिद्धांत का। थ्योरी या फिर हम लोग कह सकते हैं सिद्धांत का। यानी कि जब दृष्टिकोण का जो काम है वो विचारधीन विषय के बारे में जो समस्याएं हैं या जो आधार सामग्री है उनके चुनाव से जब आगे निकल जाता है, तब दृष्टिकोण एक थ्योरी का रूप ले लेता है, एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। यानी कि अगर देखो तो कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग विवेचन के लिए या फिर दृष्टिकोण के लिए करते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर के हम लोग पुकार सकते हैं इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं किसके अंतर्गत, दृष्टिकोण के अंतर्गत। हालांकि अगर दूसरे नजरिए से भी इसको देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि दृष्टिकोण को अलग अलग तरीके से, जैसे उपागम हो गया, दृष्टिकोण को हम लोग जो है उपागम कह सकते हैं। और ये शब्द इसलिए बताए जा रहे हैं आप लोगों को जो कि मुख्य परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उपागम हो गया, परिप्रेक्ष्य हो गया, परिप्रेक्ष्य कह सकते हो, या किसी चीज का दृष्टि बिंदु भी कह सकते हो, दृष्टि बिंदु, या कोई पद्धति भी कह सकते हो, ये सब चीज। क्योंकि जो दृष्टिकोण है, जो उपागम है, इसकी जो धारणा है बहुत ही सरल है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दृष्टिकोण से काम लेता रहता है। और मनुष्य के आप माइंड को देखिए,
मन को देखिए, मन जो है बिल्कुल बुद्धि और आंख की तरह से है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष दृष्टि कह सकते हो या विचार के अनुसार ही जो हमारा संसार है, उसकी वस्तुओं को उठाइए या व्यक्तियों को उठाइए, उन सबको देखता है। यानी कि वो उन व्यक्तियों को या उन वस्तुओं को ही देखता है जो उससे संबंधित होती है। शेष वस्तुओं की ओर वो अपना ध्यान आकर्षित बिल्कुल भी नहीं करता है और ना ही ध्यान देता है। अब मान के चलिए एक विद्यार्थी है कोई, अब कोई विद्यार्थी क्या करेगा, उसके दृष्टिकोण की हम लोग बात करें तो वो किसी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने नजरिए से देखेगा, लेकिन वही राजनेता की बात करें तो उस राजनेता का दृष्टिकोण भी बिल्कुल विद्यार्थी से भिन्न होगा। तो ये सब किसके कारण होता है? उसके उपागम, उसके दृष्टिकोण या उसके परिप्रेक्ष्य से होता है। तो एक राजनीतिज्ञ हुए इजाक, और उनके और जो है राजनीतिक गवेषणा में या राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में जो सामान्य रणनीति होती है, जो व्यूह रचना होती है, जिसे हम लोग स्ट्रेटजी कहते हैं, वो दृष्टिकोण कहलाता है। या मर्टन जो हुए थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि संवर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, यानी कि इन सबको आधार बना करके राजनीतिक तथ्यों को क्रमबद्ध यानी कि ऑर्डरिंग किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक की जो तथ्य है अपने, उन तथ्यों को विशेष प्रकार से अनुक्रमण किया जाए। ठीक है। अब हम लोग बात करें तो राजनीतिक जो इंडियन पॉलिटिक्स है, उसमें डाइवर्जेंट अप्रोच क्या होते हैं, अध्ययन के अलग अलग दृष्टिकोण क्या होते हैं। तो याद रखिएगा उस चीज को भी। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इस चीज को यहाँ पे, भारत जैसे मैंने बताया कि विविधतापूर्ण और प्राचीन लेकिन आधुनिकता से प्रभावित समाज की जो राजनीति है, उसका विश्लेषण करने में अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि जो विश्लेषण है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सुसंगठित इकाई का विश्लेषण करना, ना कि किसी खंडों का, ना कि किसी पार्ट का। तो राजनीति में अलग अलग दृष्टिकोण है, जैसे हम लोग नंबर वन कह सकते हैं इस चीज को कि भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण क्या है। जो भारतीय राजनीति है, इसके अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण क्या है, यानी कि लीगल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कानूनी दृष्टिकोण के समर्थकों की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि वे संविधान का अध्ययन एक कानूनी दस्तावेज के रूप में करते हैं। यानी कि जो भारत की राजनीतिक समस्याएं हैं, उनको भी कानूनी संवैधानिक वैधता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। और संविधान में इस चीज का तो उल्लेख भी देखने को मिलता है कि जो कानूनी भाषा है, उसको संदर्भ देते हुए विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह या मंत्रणा देने वाला निकाय बन सकता है। यानी कि जिन विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे, अपनी अपनी टीकाएं लिखी, उनमें कानूनी दृष्टि जो होती है वो अपनाई। जैसे कि एक पुस्तक है, आप लोगों को नाम बताया जाए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1966। द इन पुस्तकों के नाम लिख लीजिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1966। इसके जो लेखक थे, जो राइटर थे, वो ग्रैनविल ऑस्टिन थे। ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने कानूनी दृष्टिकोण से मतलब ये पुस्तक लिखी थी। सेकंड पुस्तक का नाम हम लोग कह सकते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1951। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया
1951। इसके जो लेखक थे एलन ग्लेडिल थे। एलन ग्लेडिल। एक पुस्तक थी जिसका नाम था द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। इसके लेखक कौन थे तो याद रखिएगा, डी एन बनर्जी। डी एन बनर्जी। और एक पुस्तक और थी जो कानूनी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थी, जिसका नाम था कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1955। कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1955 जो लिखी थी सबसे इम्पोर्टेंट थी, जिसे हम लोग मेंस परीक्षा में भी कहीं कहीं यूज में ले लेते हैं, जिनका नाम था दुर्गादास बसु या फिर डी डी बसु। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। डी डी बसु की पुस्तक थी और ये चारों की चारों पुस्तकें कानूनी दृष्टिकोण से काफी हद तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस चीज को जो मैंने बताया, कि अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखोगे तो भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स का अध्ययन जब किया जाता है तो उस अध्ययन को करने के लिए जो रचनाएं हैं, जिनमें ऑस्टिन की जो रचना थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पूरा नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, एक महत्वपूर्ण रचना थी जो फर्स्ट नंबर पर लिखी हुई है। इसके पूरे नाम की हम लोग बात करें तो उसका पूरा नाम था पुस्तक का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, जो कि काफी महत्वपूर्ण रचना थी। यानी कि इसमें था क्या, तो याद रखने वाली बात है कि इसमें जो है संविधान सभा की रचना, कार्य प्रणाली, इन सब का मतलब बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया गया था। यानी कि संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी उसके अध्ययन से देखोगे, उसके अध्ययन की दृष्टि से देखोगे, तो जो बी एन राव थे उनकी रचना थी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, जो कलकत्ता में 1960 में प्रकाशित हुई थी। काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया उसने। और कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक संविधान के जो प्रावधान थे, तो जितने भी समर्थक हुए उन्होंने प्रावधानों की व्याख्या पर बल दिया। संविधान निर्मात्री सभा में देखोगे तो अलग अलग प्रावधान थे, उनके क्या अर्थ लगाए गए, कौन से प्रावधान किस पर या किस प्रकार का वाद विवाद हुआ, किस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किए गए, या संविधान का क्या स्वरूप बना है, तो इन सब पर बल दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान का जो कानूनी अध्ययन है काफी आसान है, अध्ययन के बिंदु स्पष्ट है, जो उसके आंकड़े हैं जो वो आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि संविधान सभा में जो वाद विवाद हुआ, उनके दस्तावेज या न्यायालय के जो निर्णय थे, जो डिसीजन थे, वो सब उपलब्ध है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो भारतीय राजनीति थी उसका अध्ययन संविधान के कानूनी अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि जो ये दृष्टिकोण जो था, जो अप्रोच था, ये बिल्कुल सही हो। इस अप्रोच में कमियां भी बहुत थी। इस अप्रोच में कमियां भी बहुत थी। यानी कि दृष्टिकोण एक भ्रमपूर्ण धारणा को उत्पन्न करता है। मानो जैसे कि कानून ही, जो कानून है वही यथार्थ ही है और वही वास्तविकता है। यानी कि कानूनी अध्ययन भारतीय राजनीति के अंतर्गत का अध्ययन नहीं है। ये क्या है फिर, हम कह सकते हैं मात्र औपचारिक अध्ययन है। यानी कि इसमें भारतीय राजनीति का जो व्यवहारिक पक्ष होता है उसके बारे में कहीं भी कोई भी कैसा भी विवरण नहीं। यानी कानूनी अध्ययन सरकार और राजनीति दोनों को कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से अलग रखता है।
लेकिन कहीं कहीं ये चीज भी साबित हो जाती है कि जो भारतीय राजनीति है उसके अध्ययन में कानूनी दृष्टिकोण अपनाने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो हम कह सकते हैं कि ये दिखाना इस चीज को कि राजनीतिक संस्थाएं जो है ब्रिटिश संस्थाओं समतुल्य है। दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि संस्थाओं के बारे में जो पर्याप्त या कह सकते हैं पर्याप्त ही कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है उसका अध्ययन आसान है ना, हम लोग कह सकते हैं। अगर मैंने बताया आप लोगों को कानून भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टि, लेकिन अगर हम लोग ये जो भारतीय है जो होती है भारतीय राजनीति के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखोगे, राजनीति के अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखोगे तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यानी कि इस दृष्टिकोण के पीछे की यह भी मान्यता है कि वर्तमान जो है अतीत का फल है, यानी कि इसे अतीत के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। अब ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में जो विश्वास रखने वाले जो विद्वान लोग हैं वो इस बात को सोचते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनका विकास क्यों हुआ, अतीत में इनका जो स्वरूप है जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था। यानी कि भारतीय राजनीतिक अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का जो प्रयोग है वो अंग्रेजों की विरासत है और भारत की जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसके स्वरूप को भली भांति समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को झांकना पड़ेगा। और जो विद्वान हुए और जिन्होंने भारतीय राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक कोण के तरीके से जो दृष्टि अपनाई तो उन दृष्टिकोणों को लेकर के उन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं भी दी, अपनी अलग अलग रचनाएं भी दी। जैसे कि एक विद्वान हुए और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1963 पुस्तक की रचना की। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक थी 1963 में लिखी गई और लिखी किसके द्वारा गई थी, ए बी केत के द्वारा। ए बी केत के द्वारा। वहीं एक पुस्तक थी जिसका नाम था ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया 1957। द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया 1957। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण की पुस्तकें थी जो राजनीति को देख रही थी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और इसके लेखक थे वीपी मेनन। वीपी मेनन। वहीं हम कह सकते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ द या द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट 1956 पुस्तक का नाम था। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। और ये जो पुस्तक लिखी गई कब लिखी गई, 1956 में लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई, वीपी मेनन के द्वारा। वहीं हम लोग कह सकते हैं एक पुस्तक थी जिसका नाम था नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी 1959। नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी 1959। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, एम ब्रेचर के द्वारा। वहीं एक पुस्तक थी मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल
ट्रेडिशन 1963, मॉडर्न इंडियन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन 1962 में लिखी गई थी। इसके लेखक का नाम था केपी करुणाकरण। केपी करुणाकरण। वहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर की पुस्तक थी फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर 1969, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक थी। और ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि काफी बार इनका जिक्र किया जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। फ्रॉम कर्जन टू नेहरू आफ्टर टू नेहरू एंड आफ्टर टू नेहरू एंड आफ्टर 1969। और ये लिखी गई थी किसके द्वारा? दुर्गादास डीडी बसु के द्वारा। ठीक है। एक पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम 1988। इंडिया विंस फ्रीडम 1988, जिसके लेखक थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। ये सभी पुस्तकें ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर के थी। वहीं एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिया विंस एरर्स। इंडिया विंस एरर्स 1989। और इसके लेखक कौन थे? राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी इसके लेखक थे। और एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और जिसके 5 वॉल्यूम लिखे गए थे 1994 से लेकर के 1998 तक। याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसके वॉल्यूम कितने लिखे गए थे? याद रखिएगा, इसके वॉल्यूम 5 लिखे गए थे, फर्स्ट टू फिफ्थ। और ये कब से कब तक लिखे गए थे? 1994 से लेकर के 1998 तक लिखे गए थे। और इसके जो राइटर थे वो कौन थे? सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप। तो ये सभी की सभी पुस्तकें हमारी भारतीय राजनीति के अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, यानी कि इन सभी पुस्तकों में लेखकों की जो दृष्टि थी वो ऐतिहासिक विवेचन और विश्लेषण की रही थी। यानी कि इनमें क्या था, जो भारतीय संविधान है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका उद्भव, उनका विकास कैसे हुआ, उन सब का वर्णन मिलता है। क्यों? और ये भी ध्यान रखिएगा, 2 विद्वान हुए जिनका नाम था कीथ और कूपलैंड। कीथ कीथ और कूपलैंड। तो जो कीथ और जो कूपलैंड थे, इनके ग्रंथ देखोगे तो भारत में जो ब्रिटिश शासन हुआ उसका क्या स्ट्रक्चर था, क्या ढांचा था, उसके संवैधानिक विकास के बारे में देखा जाए, उन सब का वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि जो स्थानीय शासन थे, इनकी संस्थाओं के अतीत के विवेचन की दृष्टि से देखिए, एक राजनीतिज्ञ हुए जिनका नाम था टिंकर, और टिंकर का ग्रंथ एक मानक पुस्तक है। यानी कि आजादी मिलने से पहले का जो समय था, उसकी जो राजनीति थी उसको
दो अलग अलग विशिष्ट यानी कि 1999 1919 और 1935 के जो सुधार थे उनसे रिलेटेड एक अभिलेख है उनकी पुस्तक जो, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और द साइमन रिपोर्ट ऑफ द इंडियन स्टैच्यूरी कमिश्नरी जो थी, यानी कि का विस्तृत वर्णन जो है जो ग्रैनविल ऑस्टिन थे उनकी जो पुस्तक मैंने बताई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन उसमें देखने को मिलता है। मॉरिस जोन्स हुए थे उनकी रचना थी द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अगर उस रचना को उठा करके देखें कौन सी रचना, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक थी, मॉरिस जोन्स की, मॉरिस जोन्स की पुस्तक थी। तो इसमें क्या था, इसमें भारतीय राजनीति और सरकार इनके क्षेत्र में देखोगे जो विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे थे उनको उस ऐतिहासिक परिवेश की कह सकते हो कि एक अंतर्दृष्टि देखने को मिलती है जो हमें इस चीज को बताती है कि जो ब्रिटिश सरकार थी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उनकी जो प्रवृत्तियां थी या उनकी जो अंतर क्रियाएं थी वो किस प्रकार हुई, उनका परिणाम किस रूप में हमारे सामने आया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक अध्ययन है वो आसान है क्योंकि अध्ययन सामग्री आसानी से जुटाई जा सकती है, लेकिन इसमें एक खतरा यह भी रहता है कि अध्ययनकर्ता जो अध्ययन करने वाला है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कैसे भी कर सकता है। लेकिन इसी में आगे हम लोग बात करें तीसरे अप्रोच के बारे में, तीसरे दृष्टिकोण के बारे में, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा दृष्टिकोण हमारे सामने क्या हो सकता है, संस्थानात्मक दृष्टि हो सकता है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो सकता है। तो भारतीय हट नंबर डाल दीजिए, भारतीय राजनीति के अध्ययन का संस्थानात्मक दृष्टिकोण, संस्थानात्मक दृष्टिकोण, यानी कि कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि संस्थानात्मक दृष्टिकोण के समर्थक देखोगे तो भारतीय राजनीति के अध्ययन में जो अलग अलग संस्थाएं हैं और उनके महत्व को प्रतिपादित करते हैं, या तो उन लोगों को ऐसा मानना है कि राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वही हमारे राजनीतिक जीवन को आकार प्रदान करती हैं, यानी कि उस उपागम के समर्थक देखोगे तो राज्य कह सकते हो, स्टेट जो गवर्नमेंट है या पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो, उनके जो संगठन उनके नियम ले सकते हो, या जो सिटीजन्स के जो अधिकार हैं जो कर्तव्य हैं इन सब के अध्ययन पर बल देते हैं, यानी कि वैध और औपचारिक संस्थाएं जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री कह लीजिए, संसद हो गई, राज्यपाल हो गया, यानी कि इन सब के पद, इन सब की भूमिका, इन सब के अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्योंकि संस्थागत दृष्टिकोण से देखोगे तो भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे वो भी काफी हुए इसमें जो है संस्थानात्मक दृष्टि। और वो कौन कौन से हुए थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी पुस्तकें दी जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हुई। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इस क्षेत्र में जो पुस्तक देने वाले जो अपनी कृतियां देने वाले जो विद्वान लोग हुए उनमें नंबर वन हम लोग कह सकते हैं कि एक पुस्तक थी जिसका नाम था कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया 1967, कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया 1967, और इसके के जो लेखक थे वो कौन थे, आरजे वेंकटेश्वरम, आरजे वेंकटेश्वरम। वेंकटेश्वरम दूसरी जो
थी वो थी कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया 1989। कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया 1989। और इसके लेखक थे मधु लिमाय। मधु लिमाय। तक आप लोग लिख सकते हो पार्लियामेंट इन इंडिया 1957। पार्लियामेंट इंडिया 1957। इसके लेखक थे डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स। उसी में आगे की जो पार्लियामेंट इन इंडिया 1957 थी, जो कि डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स थे, उसके बाद एक और कृति आई जिसका नाम था द इंडियन पार्लियामेंट 1956। द इंडियन पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट 1956। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे, याद रखिएगा, ए बी लाल। ए बी लाल। इसी में पांचवी कृति आप लोग कह सकते हो द इंडियन प्रेसिडेंट 1971। द इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट 1971। और जिसके लेखक थे जे आर शिवाज। जे आर शिवाज इसके लेखक थे। वहीं अगली कृति हम लोग कह सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इंडिया 1956। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कमिटीज कमिटीज इन इंडिया 1956। इसके जो लेखक थे वो बीबी जेना थे। बीबी जेना। अगली पुस्तक आप लोग लिख सकते हो आवर पार्लियामेंट 1989। आवर पार्लियामेंट 1989। और इसके जो राइटर थे वो कौन थे, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप। ठीक है ना। हालांकि देखो अभी आप लोगों को ये चीज अजीब लग रही होगी थोड़ा पढ़ने में, जब इस लेक्चर को आप दोबारा से रिवीजन करोगे तो वो सब चीजें समझ में आएंगी जो मेंस के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो होगा। ठीक है ना। तो जो ये राइटर हुए सभी के सभी 7 राइटर हैं ये। और ये सातों राइटर्स की हम लोग बात करें तो जो भारत की राजनीतिक संस्थाएं थी और उसकी स्टडी के अप्रोच को लेकर के देखा जाए तो संरचनात्मक यानी कि एक तरीके से स्ट्रक्चरल, इन्होंने स्ट्रक्चरल तरीके से ही इसका अध्ययन किया। उनमें जो फंक्शनल एस्पेक्ट थी, जो प्रकार्यात्मक पहलू थे, उनकी अपेक्षा देखने को मिल जाती। क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो औपचारिक संस्थाएं थी उनके अतिरिक्त देखोगे तो काफी औपचारिक संस्थाएं या तत्व भी जो थे वो राजनीति में प्रभावकारी भूमिका निभा करती थी। यानी कि जो समकालीन विद्वान लोग हुए थे उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि केवल संस्थाओं और कानूनी शासकीय ढांचों का ज्ञान ही राजनीति के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट कभी नहीं कर सकता है। केवल उससे काम नहीं चल सकता है। लेकिन इसी अप्रोच में देखोगे आगे तो हम लोग कह सकते हैं कि एक दृष्टि हुआ अपना, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के नाम से जाना। राजनीतिक समाज शास्त्री।
दृष्टिकोण, यानी कि पॉलिटिको सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कैटलिन जो विद्वान हुए, कैटलिन, और कैटलिन का ऐसा कहना था कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है। कैटलिन ने क्या कहा था कि जो राजनीति संगठन है, जो राजनीति है, वो संगठित समाज का अध्ययन है। राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है और इसलिए समाज शास्त्र से उसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि समाज शास्त्र अपनी उत्पत्ति के स्टार्टिंग में ही देखोगे तो राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं, इन सब का अध्ययन कर रहा है। लेकिन मॉडर्न टाइम में देखोगे तो अनेक ऐसे राजनीति शास्त्री हुए जिन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं की जो वास्तविकता है, जो रियल है, उसको समझने के लिए हम उन समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जो राजनीतिक व्यवहार या फिर घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि ये जो बात है वो सर्वविदित है कि कोई भी राजनीतिक कार्य या संस्था सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने वाली जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, या जो इनकी सामाजिक दशाएं हैं, या जो मूल्यों का समुचित महत्व है, वो सब देखने मिलता है। क्योंकि उसी में देखोगे आप लोग तो राजनीति में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में ही उचित प्रकार से हो सकता है। क्योंकि भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो अध्ययन हुए हैं जितने भी, या उनमें जहां एक और ये देखने की प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, तो उन सामाजिक प्रवृत्तियों का राजनीतिक प्रवृत्तियों पर अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि वहां दूसरी ओर यह भी देखा जाए कि प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक प्रवृत्तियों को मोड़ने में किस तरीके से सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक अध्ययन चाहे तो वे नॉर्मन फिलिप्स थे, उनके द्वारा किए गए, या उनमें प्रवृत्तियां हैं, उनका राजनीतिक प्रवृत्तियों पर ज्यादा प्रभाव कैसे पड़ता है। लेकिन उनमें जैसे रजनी, कोठारी थे, रुडोल्फ थे, इन सब ने इस चीज को इंडिकेट किया कि राजनीतिक प्रवृत्तियों का जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं पड़ता है। तो इस क्षेत्र में देखोगे, इस अप्रोच में देखोगे तो राजनीतिक समाज शास्त्र दृष्टि से बल देने वाले जो विद्वान हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं दी और उन रचनाओं में उन्होंने उन सब पहलुओं का, उन सब चीजों का जिक्र किया। इसमें हम लोग पहले कह सकते हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970 जो कृति थी, वो राजनी कोठारी ने थी। इस क्षेत्र में कास्ट इन पॉलिटिक्स 1970, जिसके लेखक कौन थे? रजनी कोठारी। रजनी कोठारी। वहीं दूसरी रचना जो इस क्षेत्र में दी गई वो थी पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज। पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, ये 1963 में दी गई और किसके द्वारा दी गई? F.G. बेली के द्वारा। F.G. बेली की। वही तीसरी पुस्तक हम लोग कह सकते हैं द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ये 1967 में लिखी गई और इसके राइटर कौन थे तो याद रखिएगा, L.S. रुडोल्फ। इसी में अगली कृति आप लोग लिख लीजिए, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। सोशियोलॉजी ऑफ
पॉलिटिक्स, और ये 1967 में लिखी गई किसके द्वारा? आर भास्करन के द्वारा। आर भास्करन के द्वारा लिखी गई। अगली लिख सकते हैं आप लोग, कास्ट एसोसिएशन, कास्ट एसोसिएशन एंड एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन गुजरात, 1975 में लिखी गई थी, और किसके द्वारा? घनश्याम शाह के द्वारा। घनश्याम शाह के द्वारा लिखी गई। यानी कि अधिकतर जो समाजशास्त्रीय अध्ययन जो हुए, वो जो पश्चिमी अवधारणाएं थी उनके आधार पर हुए। यानी कि विद्वान या लेखक, उन्होंने पश्चिमी अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय राजनीति थी इसको व्यक्त करने का प्रयत्न किया, जिससे कहीं कहीं असंगति का नजरिया भी देखने को मिल जाता है हम लोग। लेकिन इसमें एक अप्रोच और हुआ, और वो अप्रोच कौन सा था? व्यवहारवादी अप्रोच या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अगला 5th नंबर डालिए। राजनीति या भारतीय राजनीति के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था, डालिए उसमें। और याद रखिएगा कि जो बिहेवियरल अप्रोच था, या हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी उपागम था, ये राजनीति विज्ञान में या इससे इतना अधिक जुड़ा हुआ है, इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कह सकते हो उसको, जो है। कैसे? भाई व्यवहारवादी उपागम ये क्या है? एक तरीके से विश्लेषण की जो इकाई है उसके रूप में संस्थाओं की अपेक्षा देखोगे, चाहे व्यक्ति हो चाहे समूह हो, उनके आचरण के अध्ययन पर बल देता है ये जो। क्योंकि व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई जो है मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण कह सकते हो, मापन कह सकते हो, या सत्यापन कह सकते हो, वो सब किया जाता है। क्योंकि डेविड टूमैन जो हुए एक विद्वान, उनके अकॉर्डिंग देखोगे तो व्यवहारवादी जो उपागम है उससे मतलब क्या है? उससे मतलब यही है कि जो अनुसंधान है वो क्रमबद्ध होने चाहिए, और जो अनुभवात्मक जो आपके तरीके होते हैं उन सब का प्रयोग किया जाना चाहिए। और भारत के जो चुनाव थे उनमें मतदान व्यवहार करने या मतदान व्यवहार का जो अध्ययन था, और उस समय जब अध्ययन किया गया तो अधिकतर विद्वानों ने व्यवहारवादी उपागम का ही प्रयोग किया, और जिसमें अपने अलग अलग ग्रंथ दिए। अब अलग अलग ग्रंथ कौन कौन से दिए तो याद रखिएगा उसमें से वोटिंग बिहेवियर इज एन इंडियन विलेज 1859। अगली पुस्तक का नाम आप इसमें लिख सकते हो डाल के, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से हुई,
नंबर वन, वोटिंग बिहेवियर voting behavior in an Indian village 1959। और इसमें जो राइटर थे वो कौन थे? ए एच सोमजी। ए एच सोमजी। इसमें दूसरी पुस्तक जो हुई व्यवहारवादी दृष्टिकोण को लेकर के, वो थी पॉलिटिकल बिहेवियर इन इंडिया। पॉलिटिकल बिहेवियर इन इंडिया, और ये 1965 में लिखी गई थी। और इसके राइटर जो थे वो थे बी एन सिरसीकर। बी एम सिरसीकर। ठीक है। और ये भी याद रखना, इसमें जो तीसरी पुस्तक हुई, इसमें या इस क्षेत्र में जो तीसरी पुस्तक थी वो कौन सी थी, वो भी लिख लीजिए। वोटिंग बिहेवियर वोटिंग बिहेवियर इन ए चेंजिंग सोसाइटी। चेंजिंग सोसाइटी, ए कास्ट स्टडी या ए केस स्टडी ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान। और ये लिखी गई 1972 में। किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना, एस पी वर्मा एंड इकबाल नारायण। एंड इकबाल नारायण। ठीक है। दूसरी चीज, फोर्थ पुस्तक लिख सकते हो, सो वर्जन विदाउट क्राउन्स। सो वर्जन विदाउट क्राउन्स। और ये पुस्तक 1981 में लिखी गई। इसके राइटर थे बी एम श्रेष्कर। वी एम सिरसिकर। ठीक है। और याद रखना, अगली जो पुस्तक हुई इस क्षेत्र में, पांचवी, वो कौन सी थी? वो थी कास्ट एंड वोटिंग बिहेवियर। कास्ट एंड वोटिंग बिहेवियर, जो कि 1981 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई? ओपी गोयल के द्वारा। ओपी गोयल के द्वारा लिखी गई थी। और छठी पुस्तक जो थी इसमें, वो थी मुस्लिम पॉलिटिकल बिहेवियर। मुस्लिम पॉलिटिकल बिहेवियर, और जो थी ए स्टडी ऑफ द मुस्लिम स्ट्रेटजीज इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स।
इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स 1975 में लिखी गई थी। और इसके जो राइटर थे वो कौन थे? आई अहमद। आई अहमद इनके राइटर थे। यानी कि 6 पुस्तकें थी जो कि इसको लेकर के, किसको, व्यवहारवादी दृष्टिकोण को लेकर के इम्पोर्टेंट थी। यानी कि मतदान व्यवहार के इन अध्ययनों से देखोगे तो भारतीय राजनीति के अंतर्गत कह सकते हैं, उसको समझने के लिए काफी सहायता मिलती है। यानी कि इनसे हम लोगों को ये पता चलता है कि भारत में धार्मिक आधार पर भी या धर्म को आधार बना करके जो है दलों का निर्माण हुआ, और चुनावों में समर्थन और मत प्राप्त करने में भी धर्म का सहारा लिया जाता है। यानी कि इस प्रकार का प्रभाव जो अपने देहात है, जो गांव स्तर के लोग हैं, वहां देखने को मिलता है। और चुनावों में जाति, संपत्ति, व्यक्तिगत प्रभाव या क्षेत्रीयता, इन सब की भूमिका का स्पष्टीकरण भी इन अध्ययनों से होता है। और ये भी पता लगता है कि भारत की जो वर्ग संरचना है उसने भी चुनावों को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी कि भारत में जिनके पास धन है वे चुनावों में जीत जाते हैं, और जो मध्यम और निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो केवल एक शब्द होता है मूक दर्शक, यानी कि मूक दर्शक बनकर के जो लोग रह जाते हैं। इतना होता है। बाकी इसके बाद एक दृष्टिकोण और है अपना, और जिसका नाम है, छठे नंबर का दृष्टिकोण डालिए कि भारतीय राजनीति के अध्ययन का। भारतीय राजनीति के अध्ययन का राजनीतिक विकास दृष्टिकोण। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है ना? डालिए इस पर। और इसमें भी देखोगे, अगर भारतीय राजनीति के राजनीतिक विकास दृष्टिकोण की हम लोग बात करें तो इसमें क्या था कि एशिया और अफ्रीका, इनके जो नवोदित राज्य थे, जो नए नए राज्य थे, इनमें जो उलटफेर हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, उसको समझने के लिए राजनीतिक विकास का जो संप्रत्यय था वो विकसित किया गया। यानी कि राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण इतना व्यापक बना दिया गया कि वो राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं, इनके विश्लेषण के अलावा भी जो हमारे सामाजिक, आर्थिक या फिर जो सांस्कृतिक क्षेत्र, उनकी जो परिस्थितियां थी या जो पारिस्थितिक शक्तियां थी, उनको भी विश्लेषण में मतलब कि विशेष रूप से सम्मिलित कर सके। और आप लोग जानते हो कि राजनीतिक विकास जो है राजनीतिक संस्थाओं का एक विभिन्नीकरण या विशेषीकरण या राजनीतिक संस्कृति का एक बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है, जिससे क्या होता है कि जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था, इनमें कार्य क्षमता और उसकी जो उपव्यवस्था होती है उन सब की स्वायत्तता बढ़ जाए, इसलिए होता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं इसमें कि राजनीति के विकास के अर्थ को लेकर के जो विचारक हुए उनमें मतभेद बना हुआ है। अब मतभेद कैसे बना हुआ है भाई, ये भी तो देखना है कि मतभेद बना कैसे हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इस चीज को कि फॉर एग्जाम्पल स्पर्ट, एमसर्न, लिपसेट, कोलमैन, कर्टराइट, इन्होंने क्या किया, राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की जो राजनीतिक पूर्व शर्तें होती हैं उनके रूप में समझने का प्रयास किया। लेकिन रोस्टोव ये अर्थशास्त्री हुआ करते थे,
इन्होंने इसको औद्योगिक समाज की जो विशेषता है वो उस राजनीति को बता दिया, यानी कि जो राजनीतिक पूर्व शर्त होती है उसके रूप में समझने का प्रयास किया। क्योंकि गुरनार मेडल, लर्नर, ये सब कौन थे? ये सब समाज शास्त्री थे और इन्होंने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याप्त बताया, उसका पर्याय बताया। वहीं विंडर महोदय थे, उन्होंने राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक या फिर संगठक माना इसको जो है। रिक्स महोदय थे, उन्होंने तो इसकी व्याख्या अगर देखोगे तो प्रशासनिक और कानूनी विकास के आधार पर कर डाली। डायच, फॉल्स, इन्होंने देखोगे तो उसको जन संचारण और जन सहभागिता मान लिया। आमंड हुए, कोलमैन हुए, इन्होंने राजनीतिक विकास को लोकतंत्र का पर्याय बता दिया। ब्लैक, आइजनस्टैट, कॉर्नहोजर, इन्होंने राजनीतिक विकास को सामाजिक परिवर्तन की बहुदिशायुक्त प्रक्रिया के लिए हम लोग कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में इसकी विवेचना कर डाली। और अपने भारत की हम लोग बात करें तो भारत जैसे नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राजनीतिक विकास का मतलब क्या है? हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन देश अपनी पुरानी परंपरा या फिर विविधता को बनाए रखते हैं और आधुनिक युग की जो सबसे अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करने की कोशिश करता है। भारत में राजनीति मेनली देखोगे तो देश की एकता को बनाए रखने की राजनीति है और इस बात को स्वीकारा भी जाता है कि देश के विकास का काम जरूरी है, मगर देश की एकता से ज्यादा जरूरी नहीं है। यानी कि किसी भी परिवर्तन को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उससे देश की एकता को बल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया परिणाम जो नतीजा है वो ये होता है कि विकास और काम इन दोनों में जल्दबाजी या फिर व्यग्रता नहीं की जाती और हर काम में अनिश्चित, असमंजस और जरूरत, इनसे ज्यादा समझौते की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। क्योंकि भारत के विकास का एक अनूठापन है और इस बात में है कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और विकास की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि वो बातें सब ऊपर से तय की जाने पर भी लोकतंत्र और फिर आप लोग कह सकते हो कि स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था इनके अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विचारों के प्रभाव से जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनमें ऐसे तत्वों का हाथ है जैसे कि राजनीतिक स्पर्धा में तीव्रता हो जाना, शक्ति और फिर प्रभाव का विस्तार हो जाना, या जो राजनीतिक प्रक्रिया है इसमें बहुजन वर्ग का भाग ले लेना, यानी कि इसमें लोगों को यानी कि एक तरीके से डंडे के जोर पर दबाव डाल करके इच्छित दिशा में मतलब कि अपने तरीके से हाँकने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उनको एक अच्छे तरीके से निर्दिष्ट ढंग से खुद अपना विकास करने को प्रेरित किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति और समूहों को जो है राजनीतिक प्रक्रिया हो, संस्थाओं हो, इनमें भाग लेने का अवसर दिया जाता है और जब अवसर दिया जाता है तो उससे व्यवस्था का जो आधार है वो व्यापक हो जाता है और राज्य के हित को ऊपर रख करके व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति के हित को कुचलने के बजाय व्यक्ति के हित के या व्यक्ति के हित का राज्य के हित से सामंजस्य किया जाता है। क्योंकि राजनेता जनता को समझा करके उसे ले चलने का, साथ ले चलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भारत में अधिकार या फिर सत्ता, इन पर किसी अभिजात वर्ग कह सकते हो, सीमित शासक वर्ग कह सकते हो, इन सबका एक अधिकार नहीं है। क्योंकि नए नए तत्वों को देखोगे सत्ता में भाग लेने का मौका दिया जाता है और सारे समाज को सत्ता में भागीदारी बनाने की कोशिश जो होती है वो कोशिश की जाती है। इस विषय में आप लोग भारत में उन पश्चिमी देशों से भिन्न देख सकते हो जहां पर तीव्र औद्योगिक क्रांति हुई। सामाजिक परिवर्तन के युग में देखोगे तो राजनीतिक सत्ता जो थी केवल उच्च वर्ग के हाथ में रही, यानी कि इस तरीके से वो उन कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट जो अधिनायकवादी देश थे उनसे भी अलग है। जहां पर क्रांति के बाद पार्टी की जो आंतरिक गुटबंदी थी, जो सैनिक षड्यंत्र थे, उनके अलावा राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां थी उन सब पर पाबंदी लगा दी गई और देखा जाए तो उन्हें देश के विकास में राय देने या भाग लेने से वंचित कर दिया गया। और आप लोग ये तो चीज जानते ही हो कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ना तो राजनीतिक गतिविधियों पर रोक है और ना ही उस पर अल्पसंख्यक जो उच्च वर्ग है उसका कब्जा है, बल्कि इसके विपरीत है। आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, इनसे रिलेटेड जो निर्णय हैं
वो राजनीतिक वाद विवाद और लोकतंत्री प्रक्रिया से किए जाते हैं सभी को। तो इसमें भी इसको लेकर क्या कह सकते हैं, भारत के विकास का जो काम है वो प्रशासन के विकसित और जो सुगठित ढांचे हैं उनके अंतर्गत शुरू किया गया, और जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे वो सब बने। औद्योगिकरण, सामुदायिक विकास, शिक्षा, खेती का विकास, यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासन, यानी कि सब इसी नौकरशाही या फिर प्रशासन तंत्र के द्वारा संचालित थे, स्थानीय स्वशासन के द्वारा। अब इसमें क्या है कि राजनीतिक तत्व और मूल्यों का प्रवेश होने लग गया। यानी इस प्रकार भारत में राष्ट्र निर्माण की दो प्रक्रिया चालू है। एक सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया जो विकास योजना के कार्यों को बढ़ाने या फिर उनको एक सूत्रता रखने का यत्न कर रही है। दूसरी राजनीतिक प्रक्रिया जिससे एक और केंद्रीय सत्ता कह सकते हो और राजनीतिक केंद्र की स्थापना हुई। वहीं दूसरी ओर देखोगे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है और उसमें नए तत्वों का प्रवेश कर दिया गया है और नए संगठन और संस्थाएं क्या हो रही हैं, सक्रिय होती जा रही हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के राजनीतिक विकास की दृष्टिकोण से लेकर के राजनीति का अध्ययन करने वाले भी विद्वान काफी हुए, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ भी दिए। अब ग्रंथ कौन से दिए, नंबर 1 डाल दीजिए इसमें, पुस्तक का नाम पहली का द पॉलिटी ऑफ या द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्रेसिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी, 1963 में लिखी गई। इसके लेखक थे मेरन वेनर, मेरन वेनर। वहीं जो दूसरी पुस्तक हुई इस क्षेत्र में वो थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और ये लिखी गई थी 1968 में और इसके राइटर थे मेरन वेनर। इसी क्षेत्र में तीसरी पुस्तक हुई हमारी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और ये पुस्तक 1967 में लिखी गई। एक 1968, एक 1967, और जो 1967 वाली थी ये इकबाल नारायण ने लिखी थी। इकबाल नारायण। अच्छा, स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर के या स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को लेकर के 2 वॉल्यूम लिखे 1984 में, किसने, बी.एल. फायदा ने। ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड फेडरलिस्टिक प्रोसेसिंग इन इंडिया, ये मार्कस फ्रेंडा थे, उन्होंने लिखी थी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं थी। इसको लेकर के विचार विमर्श चलता रहा था, वाद विवाद चलता रहा था। ठीक है, तो अगले क्षेत्र की बात करें तो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण भी देखोगे तो भारतीय राजनीति का अध्ययन उस तरीके से भी किया गया, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच रहा इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी को लेकर के। उसमें भी अलग अलग विद्वानों ने, जैसे पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज इन ओडिशा, या इंडियन विलेज, या लोकल कम्युनिटी एंड नेचुरल पॉलिटिक्स, तो अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से उस क्षेत्र को भी समझाने का प्रयास किया। एक गांधीवादी दृष्टिकोण हुआ राजनीति के अध्ययन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा प्रोफेसर वी.आर. मेहता जो थे, उनका ऐसा मत था कि पश्चिम के औजारों से भारतीय जनजीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि डॉक्टर मेहता जो थे उनका रुझान था किसकी ओर, गांधीयन मॉडल की ओर, क्योंकि वैकल्पिक ढांचे की तलाश में डॉक्टर मेहता ने अपनी पुस्तक लिखी थी मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसमें जो संसदीय व्यवस्था थी, संसदीय व्यवस्था क्या, उदारवादी जनतंत्रीय विचारधारा, तो उसके औचित्य का प्रश्न व्यापक रूप से उठाया था, यानी कि वे वर्तमान राजनीतिक और अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र में जो बिखराव आए हुए थे उनका मूल कारण इस व्यवस्था में निहित जो विसंगतियां थी उनमें देखते थे। क्योंकि मार्क्सवादी जब इस देश के इतिहास, संस्कृति और परंपरा को नहीं समझ लेते, वे आधुनिकीकरण के माध्यम नहीं बन सकते। क्योंकि आपको पता होगा जो गांधीयन मॉडल था उसकी अवहेलना करके पश्चिम का अंधाकुरण
लेखक की दृष्टि में देखोगे तो सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि डॉक्टर मेहता गांधीवादी व्यवस्था को भारतीय जीवन के सर्वाधिक निकट देखने को समझते थे उसको, जो क्योंकि उनके तर्कों का जोर इसी पर था कि अरविंद, विवेकानंद, गांधी भारतीय समाज की एकता, विविधता, झंझावात, इन सब के बाद भी जीवित रहने की समझ जो क्षमता थी उसको समझने में वो सफल हुए। और गांधीवादी चिंतक श्री मन्ना नारायण अग्रवाल, उन्होंने भी अपने लेख या फिर ग्रंथों के माध्यम से जो गांधीवादी दृष्टि से उस भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण रहा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे मार्क्सवादी विचारकों का मत क्या था कि जो पश्चिमी लेखक थे और लेखकों ने जो उपागम प्रतिपादित किए, नई राजनीति का जो संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में सफल रहे थे, उनको लेकर के था। क्योंकि मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के जो प्रयोगकर्ता थे वो अलग अलग मान्यता रखते थे। कैसे? जैसे मार्क्सवादी लेनिनवादी जो है वो राज्य की औपचारिक संरचना को बहुत कम महत्व देते थे। इनकी मान्यता क्या थी कि जो विकासशील राज्य है उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की मार्क्सवादी लेनिनवादियों की राजशक्ति, वर्ग, औद्योगिकरण, इनकी धारणाओं से अधिक अनुकूलता होनी चाहिए। यानी कि इनकी मान्यता ये भी थी कि जो राजनीतिक व्यवहार है इसको समझने के लिए जो समग्रवादी दृष्टिकोण है वो अपनाया जाए, बहुत आवश्यक है। अर्थात कह सकते हो कि व्यष्टि स्तर पर समष्टि स्तर की इकाई के लिए चुनाव उपयुक्त है, क्योंकि इनकी मान्यता में था कि व्यष्टि स्तर पर जो अध्ययन किए गए हैं उनको जोड़ करके जो सामान्यीकरण है उसको करने का सफल प्रयास किया जाए, लेकिन वो विफल हो जाते हैं उस चीज में। तो इसमें भी अलग अलग हमारे राइटर हुए जिन्होंने अपने अलग अलग ग्रंथ दिए। इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, और इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो दिए गए थे, जिसमें पुस्तक थी एक आज का भारत, और ये 1970 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? रजनी पामदत्त के द्वारा। रजनी पामदत्त के द्वारा भारत का मुक्ति संग्राम। भारत का मुक्ति संग्राम ये कब लिखी गई? 1977 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह के द्वारा। अयोध्या सिंह के द्वारा। भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्ति ए आर देसाई के द्वारा लिखी गई थी 1978 में। तो इन्होंने भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण में देखोगे तो अपना बहुत कीमती योगदान दिया। यानी कि इन सभी दृष्टिकोणों को अगर एक निष्कर्ष के तरीके से, कंक्लूजन के तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो आधुनिक भारतीय राजनीति है उसका अध्ययन काफी उपागम, काफी अप्रोचेस से किया जा सकता है। यानी कि उपागमों की जो भिन्नता है वो अनंत स्तरों पर होती है। पहला तो ये कह सकते हैं कि ये भिन्नता भारतीय राजनीतिक वास्तविकता के बारे में अपनाई गई जो दृष्टि है उसकी भिन्नता के कारण हो सकती है। सेकंड ये कह सकते हो कि दृष्टिकोणों की जो भिन्नता है उसका कारण क्या हो सकता है कि जो भारतीय राजनीति के अध्ययन है उनकी जो प्रणालियां हैं उनके बारे में मौजूदा मतभेद भी देखने को मिल जाता है। थर्ड नंबर ये कह सकते हो, प्रश्न ये भी बन जाता है कि क्या भारतीय राजनीति कोई अपने आप में पूर्ण या फिर स्वतंत्र विषय है? भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोण की भिन्नता यानी कि इस विश्वास को लेकर के पैदा हुई है भैया समग्र भारतीय राजनीतिक यानी जो यथार्थ है उसको किसी एक दृष्टि विशेष से ठीक ठाक समझना पूर्णतः कह सकते हो कि असंभव है। और यानी कि बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि अध्ययन करने वाला किस दिशा में या किस दिशा से इस विषय में प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि आजकल मानव शास्त्रीय जो राजनीतिक विकास है उसके दृष्टिकोण से अध्ययन की प्रवृत्ति क्या है? बढ़ रही है धीरे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में या
भारतीय राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में अलग अलग दृष्टिकोण रहे लोगों के, विद्वानों के। इसके बाद जब आपका सेकंड चैप्टर, ये तो बेसिक सी बातें थी जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि हमारा जो राजनीति है वो कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस लेक्चर को दोबारा सुनोगे तो आई होप समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसके नोट्स भी आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आप लोगों का रहेगा वो रहेगा संविधान निर्मात्री सभा, उसकी जो पृष्ठभूमि रही थी, क्या बैकग्राउंड रहा, है ना। तो उस चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है ना। तो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या उसका बैकग्राउंड रहा, उसको भी काफी डिटेल में हम लोग कल ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। और आज केवल यही क्लास रहेगी आप लोगों की, और कल से आप लोगों की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सभी क्लासेस भी कंटिन्यू कर दी जाए। ठीक है। तो सभी का यहाँ तक क्लियर। इसके क्लास आप लोगों को कल, सॉरी नोट्स आप लोगों को कल मिल जाएंगे इसकी जो, ठीक है ना। ठीक है ना। बाकी आप लोगों को कल ज्योग्राफी और पॉलिटी, सॉरी हिस्ट्री क्लास कल से आप लोगों की कंटिन्यू हो जाएंगी। आज केवल यही था, इसके नोट्स आप लोगों को कल मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट सभी को। और करंट अफेयर्स डाल दिया गया आप लोगों का, वो लोग देख लीजिएगा। गुड नाइट सभी को, राधे राधे।